साल 1948 जनवरी के महीने की बात है। दिल्ली में सड़कों पर नारे लग रहे थे, गांधी मरता है तो मरने दो। क्योंकि इन नारों से चंद दिन पहले यानी 11 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपनी शाम की प्रार्थना सभा में अगले दिन से बेमियादी उपवास का ऐलान किया था। चूंकि दिल्ली पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से भरी हुई थी, उनके साथ पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हुए जुल्म की भयानक कहानियां भी आ रही थी। कई लोगों को ऐसा लगा कि अपने खिलाफ लग रहे नारों से पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गांधी उपवास करने जा रहे हैं। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। 12 जनवरी 1948 गांधी जी उपवास पर थे। उपवास स्थल के बाहर भीड़ जमा थी, चूंकि गांधी जी की मांग थी कि पाकिस्तान से अपना सब कुछ गंवाकर लौटे शरणार्थी हिंदू और सिख मुसलमानों के घरों और मस्जिदों से बाहर निकले। मेहरौली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मजार पर हिंदुओं का कब्जा हो गया था, उसे तुरंत खाली किया जाए। पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए दे दिए जाए। यही कारण था कि बिड़ला भवन के बाहर उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लोग नाराज थे, वो सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर रहे हैं और पाकिस्तान से अपना सब कुछ खोकर आए लोगों को जनवरी की कड़ाके की ठंड में घर और मस्जिदें खाली करने की मांग कर रहे हैं। यानी गांधी जी की इन डिमांड के बाद बड़े हिस्से के हिंदू उनसे अधिक निराश हो चुके थे। गांधी उनके लिए न सिर्फ गैर जरूरी हो गए थे, बल्कि उनको लगने लगा था कि गांधी जी का जीवित रहना सरकार के लिए खतरनाक हो सकता था। किंतु इन सब घटनाक्रम के पीछे कुछ दूरी पर अलग ही मंत्रणा चल रही थी। नेहरू जी और पटेल जी 55 करोड़ रुपए देने पर सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके लिए जन भावना मायने रखती थी। पटेल जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। पटेल का मानना था कि पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी तो पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। यही बात पटेल जी ने महात्मा गांधी जी से भी कही थी कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे, इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। यानी जी पटेल जी गांधी जी के इस उपवास से कहीं ना कहीं नाराज थे। लेकिन ऐसे में सवाल उपजता है कि क्या मात्र इस कारण ही कुछ लोग गांधी जी की हत्या में पटेल जी का हाथ बताते हैं? तो किस्से को आगे समझिए। गांधी जी के उपवास को 6 दिन बीत चुके थे, अतः 18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति बनी। महात्मा गांधी जी को भरोसा दिया गया कि मेहरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा। मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में वापस आ सकेंगे। मस्जिदों को हिंदू और सिखों के कब्जे से खाली कराया जाएगा, मस्जिदें नहीं तोड़ी जाएगी। मुसलमान इलाकों को हिंदू और सिखों के कब्जों से छुड़ाया जाएगा। डर से जो मुसलमान अपना घर बार छोड़कर भागे हैं, उन्हें वापस आने पर हिंदू आपत्ति नहीं जताएंगे। इन आश्वासनों के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर करीब 1:15 मौलाना आजाद के हाथ से संतरे का जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। गांधी जी का उपवास तो खत्म हो गया, किंतु हिंदुओं का एक बड़ा तबका इससे नाराज था। उनका मानना था कि अब गांधी जी देश पर बोझ बन चुके हैं और अपने नाम और ख्याति का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा को लेकर महात्मा गांधी जी की भूख हड़ताल से सिख भी नाराज थे। सिखों को भी लग रहा था कि गांधी जी ने हिंदू और सिखों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी ओर मुसलमानों ने 19 और 23 जनवरी को 2 प्रस्ताव पास करके कहा कि गांधी जी ने उनकी निस्वार्थ सेवा की है। इसके बाद हिंदू महासभा के मंच तले भी एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर करने और हिंदू शरणार्थियों को मुसलमानों के घरों में नहीं रहने देने की तीखी आलोचना की गई। और 19 जनवरी को ही हिंदू महासभा के सचिव आशुतोष लाहिड़ी ने हिंदुओं को संबोधित करते हुए एक पर्चा निकाला। बताया जाता है इन तमाम कारणों से 17 और 19 जनवरी के बीच महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। गांधी से खफा होकर उनकी हत्या करने वाले ट्रेन और फ्लाइट से दिल्ली आ चुके थे। ये दिल्ली के होटलों और हिंदू महासभा के भवन में एक किस्म से को डेरा जम चुका था। बताया जाता है कि 19 जनवरी को हिंदू महासभा भवन में एक बैठक हुई और महात्मा गांधी की हत्या का पूरा खाका तैयार किया गया। 19 जनवरी को कुल 7 में से 3 लोग नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे, नारायण आप्टे बिड़ला हाउस गए। उसी दिन शाम में 4 बजे ये फिर से प्रार्थना सभा के ग्राउंड पर गए और रात के 10 बजे पांचों हिंदू महासभा भवन में मिले। ऐसा होते होते 30 जनवरी का
दिन आ गया। उस दिन सुबह उठकर गांधी जी ने अखबारों पर नजर दौड़ाई और फिर बृज कृष्ण ने तेल से उनकी मालिश की। नहाने के बाद गांधी जी ने बकरी का दूध, उबली हुई सब्जियां, टमाटर और मूली खाई और अंत में संतरे का रस भी पिया। किंतु दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे उठ चुके थे। बिड़ला हाउस के लिए निकलने से पहले नाथूराम गोडसे जी ने कहा कि उनका मूंगफली खाने का मन कर रहा है। आप्टे उनके लिए मूंगफली ढूंढने निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर बोले कि पूरी दिल्ली में कहीं भी मूंगफली नहीं मिल रही है। क्या काजू और बादाम से काम चलेगा? लेकिन गोडसे को सिर्फ मूंगफली चाहिए थी। आप्टे फिर बाहर निकले और इस बार मूंगफली का एक बड़ा लिफाफा लेकर वापस लौटे। गोडसे मूंगफलियों पर टूट पड़े। तभी आप्टे ने कहा कि अब चलने का समय हो गया है। शाम के 4 बज चुके थे। 4 बजे सरदार पटेल जी अपनी बेटी मणिबेन के साथ गांधी जी से मिलने पहुंचे। प्रार्थना के समय यानी शाम 5 बजे के बाद तक उनसे मंत्रणा करते रहे। दूसरी तरफ कोई 4:15 बजे गोडसे और उनके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक तांगा किया। वहां से फिर उन्होंने दूसरा तांगा किया और बिरला हाउस से 200 गज पहले उतर गए। उधर पटेल के साथ बातचीत के दौरान गांधी जी चरखा चलाते रहे और आभा का परोसा हुआ खाना, बकरी का दूध, कच्ची गाजर, उबली सब्जियां, संतरे खाते रहे। पटेल और गांधी जी के बीच बातचीत चल रही थी। अंततः मणिबेन ने ही हस्तक्षेप किया और गांधी जी जब प्रार्थना सभा में जाने के लिए उठे तो कोई 5:10 हो गए थे। गांधी जी ने तुरंत अपनी चप्पल पहनी, अपना बायां हाथ मनु और दायां हाथ आभा के कंधे पर डालकर सभा की ओर बढ़ निकले। रास्ते में उन्होंने आभा से मजाक भी किया। गांधी जी प्रार्थना स्थल तक पहुंचे ही थे कि दोनों बालिकाओं के कंधे से हाथ हटाकर गांधी जी ने लोगों के अभिवादन के जवाब में उन्हें जोड़ लिया। अचानक बाई तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका और मनु को लगा कि गांधी जी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने चिढ़कर कहा उन्हें पहले ही देर हो चुकी है, उनके रास्ते में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया और उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी गोडसे जी ने पिस्टल निकाल ली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने में और पेट में उतार दी। उनके मुंह से निकला राम राम और उनका जीवनहीन शरीर नीचे की तरफ जमीन पर गिर गया। फायर करने के बाद गोडसे ने कसकर पिस्टल को पकड़े हुए अपने हाथ को ऊपर उठाए रखा और खुद को सरेंडर कर दिया। नाथूराम को जैसे ही लोगों ने पकड़ा, वहां मौजूद एक माली रघुनाथ ने किसी चीज से नाथूराम के सिर पर वार किया, जिससे उनके सिर से खून निकलने लगा। गांधी जी की हत्या के कुछ मिनटों के भीतर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन वहां पहुंच गए। पटेल पहले से ही वहां मौजूद थे। इसके कुछ ही समय बाद नेहरू जी भी पहुंच गए तथा एक दीवार पर खड़े होकर नेहरू ने गांधी की मौत की घोषणा भी कर दी। किंतु सवाल बन गया, क्या पटेल जी के रहते हुए दिल्ली पुलिस ने ऐसी ढील क्यों दी, जबकि वहां खुद देश के गृह मंत्री मौजूद थे? इन सवालों का जवाब बाद में जज आत्माचरण के फैसले के बाद कहा गया कि पुलिस ने 1948 में 20 से 30 जनवरी के बीच जमकर लापरवाही की। मदन लाल पाहुआ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के पास गांधी जी की हत्या के साजिश को लेकर पर्याप्त जानकारी थी। मदन लाल पाहुआ ने साजिश को लेकर बहुत कुछ पहले बता दिया था। अगर पुलिस ठीक से काम करती तो शायद गांधी जी की हत्या ना हुई होती। सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे, इसीलिए उन पर भी खूब सवाल उठे। मौलाना आजाद ने लिखा कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सरदार पटेल गृह मंत्री के तौर पर गांधी की हत्या में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। इसके अलावा सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने गवाह के तौर पर कपूर कमीशन के सामने अपने बयान में कहा था कि जयप्रकाश नारायण ने सार्वजनिक रूप से उनके पिता को गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जिस बैठक में उनके पिता को जयप्रकाश नारायण ने गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था, उसमें मौलाना आजाद भी थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। इससे मेरे पिता को बहुत दुख पहुंचा। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण ने सरदार पटेल जी पर हमला करना जारी रखा। जबकि महात्मा गांधी के आजीवन सचिव रहे प्यारेलाल जांच में गवाह नंबर 54 थे। उन्होंने कहा था कि विभाजन के बाद पटेल के गांधी से मतभेद थे, लेकिन गांधी को लेकर उनके मन में इज्जत कम नहीं हुई थी। प्यारेलाल ने यह भी कहा था कि पटेल जी कहते थे कि मुसलमान भारत में रह सकते हैं, उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन उनकी वफादारी भारत और पाकिस्तान के बीच में बटी नहीं रह सकती। सब सवालों के जवाब अंत में 10 फरवरी 1949 को मिले। उस दिन दिल्ली के लाल किले के आसपास आवाजाही रोक दी गई थी। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
महात्मा गांधी की हत्या पर अदालत का फैसला आने वाला था। लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई थी। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे के साथ 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, जबकि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए आए थे। ब्लैक सूट में जज आत्माचरण कोर्ट रूम में कोई 11:30 पर पहुंचे। जज ने बैठते ही नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा, जिस पर गोडसे खड़े हो गए। फिर बारी बारी से सभी का नाम बोला गया। जज आत्माचरण ने गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदनलाल पौवा, शंकर गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई और सावरकर जी को बरी कर दिया गया। अतः 15 दिसंबर 1950 को पटेल जी की मौत के बाद ये सवाल भी खामोश हो गया कि तत्कालीन राजनीति पर बोझ बन चुके गांधी जी की हत्या में पटेल जी का कितना हाथ था भी या नहीं था।